हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत चुम्बकीय परिभाषाओं की श्रृंखला में। इसके वीडियो के अंदर अपन जो परिभाषाएं पढ़ेंगे वो हैं अपन के अवशिष्ट चुम्बक, चुम्बक की धारणा शक्ति या धारणशीलता या रिटेंटिविटी के बारे में। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, उपयोगी फ्लक्स क्या होता है और फ्लक्स लीकेज फैक्टर क्या होता है या मैग्नेटिक सैचुरेशन की स्थिति क्या होती है। इन सारे टॉपिकों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पास पहला जो टॉपिक है वो है अपन का अवशिष्ट चुम्बक या रेजिडुअल मैग्नेट। तो अवशिष्ट चुम्बक क्या होता है? तो अपने पास में किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए चुंबकन बल या चुंबकत्व बल भी अपन बोल सकते हैं। तो किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए चुंबकन बल को हटाने के बाद उस पदार्थ में या फिर अपन बोल सकते हैं क्रॉड या कोर या क्रोन में शेष बचे चुंबक का अंश, शेष बचे चुंबक या अपन बोल सकते हैं चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुम्बक कहलाता है। तो ये हुई दोस्तों अपनी परिभाषा अवशिष्ट चुम्बक की। या किसी चुंबकीय पदार्थ पर, कोई भी अपने पास में चुंबकीय पदार्थ है उसको अपन चुंबक बनाने जा रहे हैं, तो उसको चुंबक बनाने के लिए अपन एक चुंबकन बल या अपन चुंबकत्व उस पर उपयोग करते हैं। तो किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए चुंबकन बल को हटाने के बाद उस पदार्थ में या फिर अपन बोल सकते हैं कि कोर, क्रॉड या क्रोन में शेष बचा चुंबकत्व का जो अंश है, अपन ने चुंबक बनाने के लिए उसके ऊपर चुंबकन बल आरोपित किया और चुंबकन बल आरोपित किया तो वो पदार्थ जो था चुंबकीय पदार्थ वो चुंबक बन गया। लेकिन यदि अपन उस चुंबकत्व बल को हटा लेते हैं उसके बाद भी उस कोर या क्रॉड या उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबक का कुछ अंश बच जाता है, चुंबकत्व के गुण उस पदार्थ में बच जाते हैं, तो बचा हुआ चुंबकत्व का जो गुण है उसको अपन बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक या रेजिडुअल मैग्नेट। और सभी पदार्थों के अंदर ये अवशिष्ट चुंबक बचता है। यदि अपन और इसको समझना चाहें तो अपने पास में मान लो ये नरम लोहे की कोर है या ये सिलिकॉन स्टील की कोर है। इसको चुंबक बनाने के लिए अपन ने इसके ऊपर एक कॉइल लपेटी, तांबे का तार या एल्यूमिनियम का एनेमल्ड वायर के अपन ने इसके ऊपर टर्न लगा दिए और इसके अंदर अपन ने मान लो डीसी धारा प्रवाहित करी। ये जो कोर थी ये थी अपने पास में नर्म लोहा या सॉफ्ट आयरन की कोर या ये सिलिकॉन स्टील की है। अब ये चुंबक तो कैसा बनेगी? अस्थायी। नर्म लोहे की कोर कैसा चुंबक बनेगी? अस्थायी। या नर्म लोहा किस प्रकार का चुंबक बनेगा? तो ये बनेगा अस्थायी। सप्लाई भले ही अपन ने डीसी दी है यहाँ पर, लेकिन नर्म लोहे की कोर अस्थायी चुंबक बनेगी। अब चुंबकन बल अपन ने यहाँ पे लगाया, चुंबकन बल के रूप में अपना पास जो लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक अपन ने पढ़ा कि एम्पियर टर्न होता है। एम्पियर टर्न अपने पास में कैसे बना? तो अपन ने FM बराबर NI पढ़ा है। FM बराबर NI, कोयल में टर्नों की संख्या और उस कोयल में प्रवाहित की गई धारा का मान एम्पियर में। अपन ने यहाँ से धारा प्रवाहित करी, टर्न यहाँ लगे हुए, तो जितने टर्न हैं और जितने मान की धारा है दोनों के गुणनफल के बराबर अपने पास में MMF उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होगा जो इस कोर के अंदर चुंबकत्व पैदा करेगा। अब अपने पास में ये चुंबकत्व कब तक बना रहेगा? तो ये इस कोर के अंदर, इस नर्म लोहे के छड़ के अंदर ये चुंबकत्व का गुण जब तक रहेगा जब तक अपन डीसी सप्लाई को ऑन रखेंगे। लेकिन अपन जैसे डीसी सप्लाई को ऑन नहीं रखें और डीसी सप्लाई को अपन क्या कर दें,
ऑफ कर दें। डीसी सप्लाई अपन जैसे ही ऑफ करेंगे तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस नर्म लोहे की कोर में या नर्म लोहे की छड़ में चुंबकत्व का कुछ गुण या चुंबक का कुछ अंश शेष रह जाता है, और वो जो शेष बचा चुंबक है, शेष बचा हुआ चुंबकत्व का जो गुण है, उस शेष बचे हुए चुंबकत्व के गुण को ही अपन बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक। तो ये अवशिष्ट चुंबक जो बच रहा है ये नहीं बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हर पदार्थ के अंदर अवशिष्ट चुंबक बचता है, और इसके बारे में अपन आगे हिस्टैरिसीस लॉस में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अपन को केवल परिभाषा पता होना चाहिए कि भाई ये अवशिष्ट चुंबक है क्या है। अभी अपन अच्छे से समझ के चलेंगे तो अपन को हिस्टैरिसीस लॉस में समझ में आएगा कि भाई ये अवशिष्ट चुंबक को कोई आवश्यकता नहीं है। अपन वापस से जब पुनः दोबारा से यदि इसको अपन चुंबक बनाएंगे तो दोबारा चुंबक बनने से पहले उस कोर में या उस छड़ में बचा हुआ पुराना पहले का जो अवशिष्ट चुंबक है उसको नष्ट करना पड़ता है, और उसको नष्ट करने में विद्युत शक्ति खर्च होती है जो एक लॉस का रूप लेती है, और उस लॉस को अपन बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो विद्युत शक्ति की जो हानि है, क्षति है, लॉस है, उसी को अपन बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, शैथिल क्षति के बारे में अपन यहाँ कोई चर्चा इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी अपन को केवल चर्चा करनी है कि अवशिष्ट चुंबक क्या है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए चुंबकन बल को हटाने के बाद उस कोर में, एक रॉड में या क्रोन में शेष बचे हुए चुंबक का गुण या चुंबकत्व का गुण या मैग्नेटिज्म के जो गुण हैं उनको अपन बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक। तो हर पदार्थ में अवशिष्ट चुंबक रहता है, किसी में कम रहता है और किसी में ज़्यादा रहता है। दूसरा, यदि इसको अपन समझना चाहें कि जैसे अपन खाना बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो यदि अपन पूरा आटा गूंथने के बाद भी अपन देखते हैं कि भाई जो थाली या परात जो भी है उसके अंदर आटे की कुछ मात्रा बच जाती है। अपन ने पूरा जो आटा लिया है वो रोटी बनाने के लिए, मतलब उपयोग में लेने के लिए ही गूंदा है, लेकिन पूरे आटे में से कुछ कण जिस थाली में या जिस थाल के अंदर अपन आटा गूंद रहे हैं उसमें चिपके हुए बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, जबकि वो नहीं बचना चाहिए, और जो बच गया वो अपने कोई काम का भी नहीं है। भाई जिस थाली में अपन आटा गूंद रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत आटा यदि चिपका हुआ रह गया तो वो अपने उपयोग में भी आने वाला नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन अपन, या मान लो अपन ने सुबह लगाया शाम को, या अगले दिन अपन जब भी उसमें आटा गूंदेंगे तो पहले जो बचा हुआ अवशिष्ट जो आटा है उसको अपन हटाते हैं, तो हटाने में भी अपनी शक्ति खर्च होती है, वही उसको धोना पड़ेगा अपन को। यदि आटा बिल्कुल नहीं चिपकता तो स्टूडेंट लाइफ में तो परात को अपन एक हफ्ते तक धोते ही नहीं है। तो सिंपल सा समझो कि भाई अपन, हर स्टूडेंट इस बात को जानता है, क्यों हर स्टूडेंट घर से बाहर रहते हैं तो वो आटा भी लगाते हैं, और आटा लगाते हैं तो परात में आटा लगाने के बाद कुछ कण आटे के जो परात में चिपके हुए रह जाते हैं, उसी की तरह होता है अवशिष्ट चुंबक, जो उपयोगी भी नहीं होता है। तो मेन चीज़ है अपन को समझने की कि ये इसको जोड़ के देखो सीधा चुंबक से, तो इसको अपन ने बनाया उपयोग में लेने के लिए, तो ये चुंबक तो बन गया, लेकिन उपयोग लेने के बाद अपन ने जैसे ही डीसी सप्लाई को ऑफ किया तो इसमें पूरा चुंबकत्व का गुण नष्ट होना चाहिए था, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। चुंबक का कुछ अंश इसके अंदर बच गया, और जो शेष बचा हुआ चुंबकत्व का अंश है वही कहलाता है अपने का अवशिष्ट चुंबक। तो अपने पास ये परिभाषा क्लियर होगी अवशिष्ट चुंबक। अब इस अवशिष्ट चुंबक का कोई भी उपयोग अपने पास नहीं है। अपने अगली जो परिभाषा है 11वें नंबर पर, ये ले लेते हैं अपन धारणा शक्ति। धारणा शक्ति, या इसी को बोलते हैं धारणशीलता, या इसी को अपन बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी या धारण शक्ति या धारणशीलता क्या होती है? तो अपने पास में रिटेंटिविटी की परिभाषा अपन के पास अवशिष्ट चुंबक अपन पढ़ चुके हैं, अवशिष्ट चुंबक अपन पढ़ चुके हैं, और अवशिष्ट चुंबक से ही जुड़ी हुई परिभाषा है रिटेंटिविटी। अब अपने पास में परिभाषा है इसकी, किसी चुंबकीय पदार्थ की। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व को ग्रहण करने की क्षमता।
चुम्बकत्व को या मैग्नेटिज्म अपन बोल सकते हैं, ग्रहण करने की क्षमता या ग्रहण करने का गुण। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुम्बकत्व को ग्रहण करने की क्षमता। अब अपने पास में ये जो चुम्बकत्व है, यहाँ पे अपन ने अवशिष्ट लिखा था वो मिटा दिया था, अवशिष्ट भी रहेगा। तो अपने पास में किसी कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर अपन देख रहे हैं भाई अपन चुम्बक बनाते हैं तो वो चुम्बक बन जाता है, लेकिन चुम्बक के अपन बल को यदि हटाते हैं तो चुंबकीय बल हटाने के बाद उसमें अवशिष्ट चुम्बक बचता है। अब कुछ पदार्थों में अवशिष्ट चुम्बक ज़्यादा बच जाता है और कुछ पदार्थों में ये अवशिष्ट चुम्बक कम बच जाता है। तो जिनके अंदर ज़्यादा बचता है उनकी धारण शक्ति या रिटेंटिविटी का गुण ज़्यादा माना जाता है, और जिनमें अवशिष्ट चुम्बक कम बचता है उनके अंदर धारण शक्ति का गुण कम माना जाता है। तो धारणा शक्ति या रिटेंटिविटी क्या है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ से मतलब ऐसे पदार्थ हैं जो चुम्बक बनते हैं। तो किसी चुंबकीय पदार्थ की अवशिष्ट चुम्बकत्व को ग्रहण करने की क्षमता या गुण उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? धारण या धारणा शक्ति या धारणशीलता। तो अपने पास में धारणा शक्ति या धारणशीलता क्या है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ की, तो चुंबकीय पदार्थ में ध्यान रखना ये सारे पदार्थ कैसे होंगे? फेरोमैग्नेटिक होंगे। सारे पदार्थ कैसे होंगे? फेरोमैग्नेटिक, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये सारे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुम्बक बनते हैं। तो अपने पास में लोह चुंबकीय पदार्थ हैं ये सारे, और ये सब चुम्बक बनते हैं, लेकिन किसी पदार्थ में चुम्बक बनने का गुण ज़्यादा, किसी में कम। वो जो चुम्बक बनने का गुण कम ज़्यादा है वही रिटेंटिविटी है। अब अपन यदि चर्चा करें भाई स्थायी चुम्बक कौन से पदार्थ बनते हैं, तो स्थायी चुम्बक बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, स्थायी चुम्बक बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में धारणा शक्ति का जो गुण होता है, रिटेंटिविटी का जो गुण होता है, ये कैसा रहता है? धारणा शक्ति का गुण रहता है उनके अंदर उच्च। या क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि भाई जिन चुंबकीय पदार्थों में धारणा शक्ति या रिटेंटिविटी या धारणशीलता का गुण उच्च होता है वो पदार्थ किस प्रकार का चुंबक बनते हैं? स्थायी या अस्थायी, या स्थायी अस्थायी दोनों बनेंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है धारणा शक्ति जिनकी उच्च है उनमें अधिक चुम्बक ग्रहण करने की क्षमता है तो वो स्थायी चुम्बक बनेंगे। क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है, स्थायी चुम्बक बनने वाले पदार्थों की धारणा शक्ति का गुण होता है उच्च होता है या निम्न होता है या मध्यम होता है या इनमें से कोई नहीं या फिर ये सभी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना अपन को। भाई क्वेश्चन की तरफ से आंसर की तरफ से क्वेश्चन रिवर्स करके भी अपन से पूछा जा सकता है। अब इसका जस्ट विपरीत आ जाएगा, भाई स्थायी चुम्बक बनने वाले हैं कुछ पदार्थ, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कैसा चुम्बक बनते हैं? अस्थायी। तो अस्थायी चुम्बक बनने वाले जो पदार्थ हैं उनके अंदर धारणा शक्ति का गुण या रिटेंटिविटी का गुण कैसा पाया जाएगा? तो अपन इसका जस्ट उल्टा करेंगे, उनके अंदर रिटेंटिविटी का जो गुण है वो कम पाया जाता है और इसी वजह से वो अस्थायी चुम्बक बनते हैं। तो अस्थायी चुम्बक बनने वाले पदार्थों में रिटेंटिविटी का जो गुण होता है, रिटेंटिविटी या धारणा शक्ति का जो गुण होता है ये निम्न होता है, ये कम होता है। और धारणा शक्ति का गुण निम्न होने की वजह से या कम होने की वजह से ये पदार्थ कैसे चुम्बक बन पाते हैं? अस्थायी चुम्बक। अब अस्थायी चुम्बक कौन कौन बनते हैं या अपन से तुलना करवा ले भाई के निम्न में तुलना करके बताइए कि किस पदार्थ का धारण शक्ति का गुण या रिटेंटिविटी का गुण या धारणशीलता का गुण उच्च है या किस पदार्थ में धारणा शक्ति का गुण निम्न होता है। तो जो पदार्थ स्थायी चुम्बक बन रहे हैं उनके नाम याद रखो, जो अस्थायी चुम्बक बन रहे हैं उनके नाम याद रखो। पहले भी अपन कई बार रिपीट कर चुके हैं और आज अपन वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि इनके नाम अपन को कंठस्थ याद हो जाएं, कोई कभी भी पूछे तुरंत अपन बता सकें, तुरंत इनमें से अपन छटनी कर सके। तो अपने पास मैं यहाँ लिख देता हूँ स्थायी चुम्बक जो बनते हैं वो पदार्थ कौन कौन से हैं। तो स्थायी चुम्बक बनने वाले पदार्थों में अपने पास में सबसे पहले है फौलाद या कार्बन स्टील। कार्बन स्टील को ही अपन क्या बोलते हैं? फौलाद। तो कार्बन स्टील या फौलाद है अपने पास में। इसके अलावा अपने पास में कोबाल्ट स्टील है जो स्थायी चुम्बक बनती है, या फिर अपने पास एल्निको है और अपने पास एल्को
मैक्स है। ये जो सारे पदार्थ हैं ये सारे स्थायी चुंबक बनते हैं, तो अपन कह सकते हैं भाई इनकी धारणा शक्ति का जो गुण है ये उच्च है। अब जिनकी धारणा शक्ति का गुण निम्न रहेगा तो वो कैसे चुंबक बनेंगे, तो वो चुंबक बनेंगे अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक कौन कौन से पदार्थों के बनते हैं या कौन कौन से पदार्थों की धारणा शक्ति या रिटेंटिविटी या धारणशीलता का गुण निम्न होता है। तो जो अस्थायी बन रहे हैं उनकी ही धारणशीलता निम्न है, और अस्थायी बनने वालों में सॉफ्ट आयरन है जिसको अपन नर्म लोहा बोलते हैं। दूसरा अपने पास सिलिकॉन स्टील है। इसके अलावा अपने पास म्यू मेटल है और परमेलॉय है। तो म्यू मेटल, परमेलॉय, नर्म लोहा और सिलिकॉन स्टील, ये सारे पदार्थ किस प्रकार का चुंबक बनेंगे, तो ये सारे पदार्थ अस्थायी चुंबक बनेंगे। और अस्थायी चुंबक बनने का रीजन क्या है, अस्थायी चुंबक बनने का रीजन है कि इनके अंदर रिटेंटिविटी का जो गुण है वो निम्न है, वो कम है। और जो पदार्थ स्थायी चुंबक बन रहे हैं उनके अंदर धारणा शक्ति या धारणशीलता या रिटेंटिविटी का गुण कैसा है, उच्च है अपने पास। तो ये हुई अपनी रिटेंटिविटी या धारणा शक्ति या धारणशीलता।